कौन चैप्टर है यार? 3 है कि 2? 3 है। चैप्टर 3 इसका, इस अध्याय का नाम क्या है? बल गति के नियम बता दें इसमें। इस बारे में बता दिए थे, बल के बारे में पढ़े थे। बल क्या है? 8वां पढ़ा होगा। बल क्या है? तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। तो इसमें हम ये बता दिए थे, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव न है। बल की तरह हम किसी को परिणाम शून्य भी कर सकते हैं, उसको गति में कर सकते हैं और उसको तेज भी कर सकते हैं। ये सब लिखा दिए हैं। और इसमें बताए थे न्यूटन जो है ना 3 नियम दिए थे। न्यूटन के 3 नियम, या उसी न्यूटन के प्रथम नियम को क्या, कौन सा नियम बोला जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को कौन नियम बोलेंगे? अरे गैलीलियो का जड़त्व नियम नहीं बोले थे। न्यूटन का प्रथम नियम बोलो, कोई बोलेगा क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम किस क्या लिखा है परिभाषा, कोई बोलेगा? अथवा सरल रेखा पर एक समान गति से सही है। उस ये अवश्य बोलेंगे। देखो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, उसमें ये बताया गया है, अगर कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, या कोई अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, यानी जब तक इसको कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे अगर मान लो कोई एक, ये मान लेते हैं यहाँ एक बॉल है, यहाँ रखा हुआ है और इस पर भी रखा हुआ नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि अपने चले रहेगा। अगर ये गति में है तो गति में रहेगा जब तक कि इसको कोई बाह्य बल विरोध ना करे। जैसे भी मान लो गेंद है, इस गेंद को अगर जोर से हम यहाँ अगर किक करेंगे, इसको जोर से हम धक्का देंगे तो यह इधर चलना शुरू कर देगा ना, या इधर चलना शुरू करेगा। तो जो अगर ये न्यूटन का प्रथम नियम ये बताया गया है, अगर कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में रहना चाहता है, या अगर वह गति में है तो वह गति में रहना चाहता है जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह लिखा थे। अगर जैसे कोई हवा, अगर मान लो इस बॉल का कौन कौन विरोध कर रहा है? अरे गेंद को हम लोग जैसे मारते हैं तो गेंद कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाता है ना। क्यों रुक जाता है? घर्षण के कारण। और एक तो हो गया पृथ्वी इसको घर्षण दे रहा है, जब भी इसमें चल रहा है इसमें ऐसे नहीं रगड़ा रहा है, इसमें घर्षण पर उसको विरोध कर रहा है। और इधर क्या है, हवा भी दबाव डाल रहा है। हवा नहीं दबाव डाल रहा है। यही आत्म जाकर अंतरिक्ष चला जाएगा, अंतरिक्ष में अगर इसको फेंक देगा ना जितना रफ्तार से, वही रफ्तार से हमेशा ही पृथ्वी के साथ घूमते रहेगा, कभी रुकबे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, कुछ देर बाद यहाँ रुक जाता है, लेकिन वहाँ अंतरिक्ष होगा ऐसा? वहाँ क्यों नहीं होगा? वहाँ हमेशा चक्कर काटते रहेगा। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ ना कोई घर्षण है और ना ही वहाँ पर कोई हवा नहीं है, इसीलिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें गति के द्वितीय समीकरण। पहला समीकरण बता दिए थे। अगर मान लो हम एक बोले थे, एक पेड़ है और इस पेड़ पर मान लेते हैं इसमें पूरा टहनी है, ये पेड़ मान ली है, और इस टहनी में देखते हैं बहुत सारे इसमें अगर बहुत नहीं इस तरह से पत्ता नहीं आया है या फल कोई लगा हुआ है, इसको हम लोग हिलाते हैं तो यह फल या पत्ती और नीचे गिर जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी लिखा देते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो इसमें बताए थे, जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ का जो है ना ऊपर वाला भाग क्या रहता है, वह यानी जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहता है। लेकिन जिसको हम इसको हिलाएंगे तो ऊपर का गति में ऊपर का गति में होता है, गति में रहता है। फल और पत्ती यह जड़त्व के विराम अवस्था में रह जाता है, और जिसके कारण यह आगे बढ़ जाता है, उसके बाद यह गुरुत्वाकर्षण कारण यह नीचे गिर जाता है। दिखाते हैं इसे। और उसके बाद बताए थे, और क्या क्या बताए थे, जैसे हम लोग बस में बैठे हैं, एकाएक बस, जैसे बस में हम लोग खड़ा हैं, एकाएक बस चलेगा तो हम लोग किधर गिर जाते हैं? पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो बताए थे, फिर इसमें बनाते हैं छठवा। ये मान लो छठवा है, यहाँ से कोई बस में अभी खड़ा है, आप देखो जैसे ये बस के अंदर है कौन, ये मान लो बस यह जो ही गति करेगा इधर, यह चलना शुरू कर दिया। इसका मान लो यह पेड़ है, इसका मतलब यह जिसको टांग बोलेंगे, जब यह चलना शुरू करेगा तो इसका देखो संपर्क हुआ है, इसका इस बस के दीवार जो है जो नीचा वाला है, नीचा वाला भाग से उसका संपर्क हुआ है ना पैर का, संपर्क नहीं है। जो ही बस चलना शुरू किया तो उसका ये वाला पैर भी उसके साथ चलना शुरू कर देगा, ये भी गति में हो जाएगा। लेकिन ये कमर के ऊपर का भाग यहाँ से ये सभी भाग क्या करेगा, हम स्थिर रहेंगे, हम मतलब विराम में ही रहेंगे, ये गति में होगा।
जब ये गति नहीं होता है, ये सिर्फ पैर इसका जो संपर्क रहेगा, बताते हैं संपर्क बल, बल बारे बताते हैं ना, तो ये वाला भाग इसके साथ चलना शुरू कर देगा। कौन? इसका पैर जो है ना, ये भी इसके साथ चलेगा, लेकिन ये वाला ऊपर का भाग कौन अवस्था में हो जाएगा? विराम अवस्था में हो जाएगा। इसीलिए ये हमेशा इधर झुक जाएगा। किधर झुक जाएगा? ये पीछे गिरेगा, तब वो इन्हें कोशिश करेगा, कुछ पकड़ कर रुकने की कोशिश करेगा, या पीछे गिर जाएगा। ऐसा क्यों? तो बोलेंगे जब बस चलता है, बस गति में होता है, जिसके कारण उसका पैर का संपर्क भी बस से बना हुआ है ना, या बस के साथ साथ इसका पैर भी गति में हो जाता है, जिसके कारण यह विराम रहता है, उसके कारण यह पीछे गिर जाता है। और बताए थे एक कंबल लेकर के, कंबल को हम अगर जोर से या उसको झटकते बोलते हैं ना, या एक छड़ी लेकर उस कंबल को जोर से हम प्रहार करेंगे तो उसमें देखिएगा धूल का नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों? तो बोले थे जब हम छड़ी से कंबल को प्रहार करते हैं तो कंबल तो गति में हो जाता है, लेकिन उसमें जो धूल कण है वह विरामावस्था में, जड़त्व के विरामावस्था में रह जाता है, जिसके कारण फिर वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह नीचे गिर जाता है। ऐसा लिखा थे ना ये। और इसका उदाहरण बताए थे, और बताए थे एक गिलास लेने के लिए उसके ऊपर एक कांटा रख देना है, और उसके बाद उसके ऊपर एक कोनो सिक्का रख करके उसको जोर से उधर फेंकेंगे, यानी तो जोर से खींच लेंगे, तो देखिएगा सिक्का कहाँ गिरेगा? वह पानी जो गिलास के अंदर नहीं चला जाएगा। गिलास में पानी रहेगा तब ना पानी गिरेगा। गिलास खाली है तब कहाँ गिरेगा? वो गिलास में गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों? तो बोलेंगे इसको इसलिए कि जो चीज को हम जैसे ये मान लो अभी जैसे ये हो गया, कार्टन हो गया, इसके ऊपर हम मार कर रख देंगे, एक गिलास है, इसको भी जोर से खींचेंगे तो इस साथ नहीं खिंचाएगा, देखिएगा निचल का तो गति में हो जाएगा, लेकिन ऊपर का क्या होगा? या विराम में ही बना रहेगा। तो विराम रहेगा तो यह जहाँ है वही ना होगा, या नहीं तो ऐसे करना है, जैसे तुम लोग ट्रेन में ट्रेन में जाते हो ना, तो ट्रेन में जाते हुए उसके बाद देखो ट्रेन गति में, एक समान गति होना चाहिए, और वहाँ पे एक गेंद ले लेना, या नहीं तो एक कुछ रुपया ले लेना, ऐसे तो उछालना देखना, ऊपर उछालेगा फिर तुम्हारे हाथ ही में ही गिरेगा। या नहीं तो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, एक समान गति होना चाहिए, इन्हें क्या एक्सीलेटर पहले फेंका तो कम था, और फिर अगर जो ही फेंका एक्सीलेटर ज्यादा कर दिया तब नहीं। एक्सीलेटर एक समान, चाल एक समान होना चाहिए। तुम एक गेंद ले करके और तुम गेंद ऊपर फेंकना, फिर देखना तुम अगर आगे बढ़ रहा, तुम्हारे साथ साथ जो फेंकेगा ना गेंद भी आगे भागेगा, तुम्हारे हाथ में ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक समान गति से फेंक रहे हैं। या जैसे तुम कोई बस पर जा रहे हो, या मान लो छतरी के ऊपर बैठा है और एक गेंद सिर्फ जोर से ऊपर फेंकेगा, तो देखेगा कि ऐसा रहेगा वो गेंद पीछा रहेगा, वह तुम्हारे हाथ में ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम गेंद को फेंका उस समय तुम गति में थे, गेंद भी क्या हो गया? गति में हो गया, तो साथ साथ वो भी आगे बढ़ेगा, तुम्हारे हाथ में ही आएगा। तो ये सब लिखा दिया। तो ये सब किसका नियम था? न्यूटन का प्रथम नियम। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या बोले थे? गैलीलियो का जड़त्व नियम, या और कुछ बताए थे। इससे हमको क्या प्राप्त हुआ था? तो बल की परिभाषा मिला था। तो बल इसे नहीं बोलेंगे थे, बल किसको बोले थे? बल एक प्रकार खिंचाव या धक्का है, बोले थे। अगर उसमें कोई भी वस्तु बोलेंगे जड़त्व किसको बोलेंगे? जड़त्व को ही क्या बोले थे? न्यूटन का प्रथम नियम। जड़त्व को ही, इसका मतलब ये हो गया जो जड़त्व की परिभाषा होगा वही परिभाषा हम न्यूटन के प्रथम नियम को नहीं बोल सकते हैं, तो वही बोल सकते हैं, क्योंकि जड़त्व को ही बोले थे, जड़त्व को ही न्यूटन का प्रथम नियम बोला जाता है। तो बोलेंगे नहीं, अगर इसका प्रथम नियम लिखा दिए थे, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही बना रहता है, और यदि वह गति में है तो वह गति में ही बना रहता है, जब तक इसको कोई बाह्य बल कार्य न करे। बाह्य बल होता है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। जैसे हवा बोले थे रोक रहे थे, या जैसे धरती पर चल रहा है तो धरती उसको क्या करता है, उसमें घर्षण नहीं तो होता है, जिसके कारण वह क्या उसको विरोध करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने रुक जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में रुकेगा नहीं, रुकेगा। जैसे ये हो गया, देखता होगा यहाँ से कितना रफ्तार से, बोले थे कितना रफ्तार से किसी वस्तु को यहाँ से हम फेंकेंगे तो वह दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, इतना ही रफ्तार से फेंका जाता है क्या जी? जो जाता देखो, इससे पहले गया था चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? फर्स्ट कब? बोलो ना, सही बोला था, 2008 में गया था। चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो रफ्तार फेंका जाता है इसी रफ्तार से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना रफ्तार से जाता है। तो इसके बारे में बता दिए थे। अब लिखेंगे इसमें, तो बोलो इसमें, और ये सब जितना बात अभी लिखा किस में लिखे थे? न्यूटन एक पुस्तक छापा था, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। उस पुस्तक में छापे थे कौन? न्यूटन एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने ही इस जितना भी व्याख्या किया था न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये बोलेंगे किसने व्याख्या किया गया है? तो बोलेंगे उसके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ये लिखा दिए थे। न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम बोला जाता, लिखाए थे? न्यूटन के प्रथम नियम कौन सा नियम बोलेंगे?
अरे बोलो ले, न्यूटन के प्रथम नियम को और कौन सा नियम बोला जाता है? गैलीलियो का नियम बोलेंगे या जड़त्व नियम, लिखा दिए थे सब। तो बोलो और इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? बोलेंगे न्यूटन के प्रथम नियम से हमको पढ़ने से क्या फायदा हुआ? बोलो ले रहे, न्यूटन के प्रथम नियम से क्या क्या चीज हमको जानकारी मिला है? स्टार देख लिख लो, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बोलेगा न्यूटन जो दिए थे ना प्रथम नियम, उससे हमको क्या फायदा मिला? बोलेंगे उससे हमको बल की परिभाषा मिला था। तो इसी बल की परिभाषा यही हम बोल सकते हैं। आप बता दें, यानी विराम के लिखा देते, विराम के बारे में लिखाए थे। आप लिखो गति के जड़त्व को कुछ उदाहरण देते हैं। पहला लिखा दिया था, अब दूसरा लिखेंगे गति के जड़त्व। कल लिखा दिए थे पहला वाले में, पहला नहीं लिखाए थे जो विराम अवस्था में जैसे हो गया, एक पेड़ है उसको डुलाने के बाद उसका शाखा को डुलाने पर फल हो गया, सूखी पत्ते नीचे गिर जाता है, क्यों बता दे ना, परिभाषा भी लिखा दे सबका। गति के जड़त्व के उदाहरण, एक में लिखो चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन भी हो गया। और बोलेंगे यह किसका, इन गति के जड़त्व के कारण से होता है। अभी जितना भी लिखा रहे हैं गति के जड़त्व को धारणा भी बता रहे हैं सब। चलो अब यहाँ देखो, अगर इसको बढ़िया ध्यान समझ गया तो सभी इसी पर आधारित है। खाली इसमें गति देखना है और विराम देखना है। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसे देखता होगा जैसे तुम लोग ट्रेन में जाता होगा तो देखता होगा जब गति में है देखेगा कि अब रुकने वाले हैं, अगर कोई खड़ा है तो पहले देखेगा ऊपर का पकड़ लेगा, वो नहीं पकड़ता। ऐसा थोड़ी है एकदम सोचेगा कि हम रुकेगा तो हमको कुछ नहीं होगा। तो वह देखेगा जो ही वह गाड़ी रुकने वाले होंगे तो वह पहले देख लेगा कि हमको कुछ पकड़ने वाला है या नहीं, पहले पकड़ लेगा। या नहीं पकड़ेगा तो वह किधर गिर जाएगा? आगे की ओर गिर जाता है। तो अभी बताया था जैसे कोई अभी मान लो ये बस है, बस में कोई अगर मतलब अभी बस में बैठा हुआ है तो उसका अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, इसका यहाँ मान लो पैर है, तो जब भी यह बस चलना शुरू करता है या ट्रेन चलना शुरू करेगा तो इसका पैर भी क्या हो जाएगा? गति में होगा ना। लेकिन कमर से बोले थे या उसके पैर के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होगा तो ऊपर का हिस्सा थोड़ी गति में होगा, जो जिससे संपर्क किया होगा वही गति में होगा। संपर्क बताए थे जो छुआ हुआ रहेगा उसको। तो बस को कौन छू रखा रहता? नीचा वाला भाग, पैर है ना, इसमें पैर अगर तुम रखा हुआ है तो देखेगा पैर तुम्हारा अगर ट्रेन गति में है तो पैर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? गति में हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर वाला भाग किस अवस्था में रहेगा? वह विराम अवस्था में रहेगा। जब अगर मतलब विराम अवस्था में है तो ये गति में है तो पैर भी इसका गति में है, और जो ही ये रुकेगा तो ये सब मतलब पैर भी इसका क्या हो जाएगा? वो अगर गति में पैर भी गति में होगा, लेकिन ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? विराम हो जाएगा। जो ही ये रुकेगा तो एकाएक क्या होगा? आगे फेंका जाएगा। तो इसलिए यह होता है, लिखा है तो बोलेंगे चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो लिखो इसका आंसर लिखो। लिखो चलती बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर
आंसर लिखो सब। चलती बस या रेलगाड़ी के, चलती बस या यहाँ देखो कुछ भी हो सकता है, अचानक गाड़ी लिख दिए हैं या बस लिख देगा या ट्रेन, कुछ भी लिख देगा। देखो चलती बस, चलती बस या रेलगाड़ी के, चलती बस या रेलगाड़ी के अचानक, चलती बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर, अचानक रुकने पर उस पर सवार व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं, पैर रुक जाते हैं, किंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा, किंतु शरीर का चलती नहीं आ यहाँ सही है। आंसर अचानक रुकने पर उस पर सवार व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं, किंतु शरीर का ऊपरी भाग, आज मोनिका देखो साफ नहीं किया, ऐसे हो जाता है। आज साफ क्यों नहीं किया इसको? सर यहाँ भी यार खाली साफ कर तुम कब साफ किया? ऊपरी भाग शरीर का देखो ऊपरी भाग किस अवस्था में रहता है? ऊपरी भाग जड़त के गति बना, ऊपरी भाग जड़त के कारण, जड़त के कारण गति में बना रहता है। फलस्वरूप वह गति के दिशा में झुक जाते हैं। देखो ये जल्दी, या देखो यह लिखे, जब अगर मतलब कोई बस चलना शुरू करता है तो उसका पैर भी क्या हो जाता है? वो भी गति में हो जाता है, लेकिन विराम जड़त के कारण वो शरीर के ऊपर वाला जो भाग होता है ना, वो विराम में रह जाता है। लेकिन जो ही अगर रुकता है तो ऊपर का जड़त के कारण वो भी ऊपर का गति में हो जाने के कारण उसके बाद वो आगे झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। यहाँ ये को कोनो लिख लो ना। जैसे के कारण गति में बना दो, लिखो इसको ले। ये जो अभी है न्यूटन के, देखो यह किसका उदाहरण? न्यूटन के प्रथम नियम का ही उदाहरण है, लेकिन इससे पहले बताए थे हुआ था यानी जड़त्व के प्रथम विराम अवस्था था, लेकिन ये सभी विपरीत अवस्था में है, गति वाला है। तो जैसे लिखा है, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने के हाथ में ही लौट आती है। क्यों? जैसे अगर मतलब एक समान वेग से गाड़ी चल रही है, तुम एक गेंद ले लेना या कोई भी वस्तु लेकर के ऐसे तुम ऐसे ऊपर उछालना, देखिएगा तुम्हारे हाथ में ही गिरेगा। ऐसा होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो गेंद पीछे गिरना चाहिए कि ऐसा गिरेगा। या जैसे तुम एक बस है, बस की छतरी पर चढ़ जाना और उसको जोर से तुम ऊपर फेंकना, देखना फिर तुम्हारे हाथ में ही गिरेगा वो। तुम अगर एक खाली बस एक समान वेग रहेगा, तब जब तुम गेंद को ऊपर फेंकते हो ना, उस समय भी क्या है? गति में मेरा हाथ भी और मेरा पैर भी, मेरा शरीर भी क्या है? बस के साथ साथ वो भी गति में है, तो इसलिए वो भी जो बॉल ऊपर जाता है वो भी गति में रहता है, इसलिए उसके जाते हुए तुम्हारे हाथ में गिरेगा। देखो वही बात लिखे हैं। तो गति के जड़त्व के कारण ये ऐसा क्यों हुआ है? बोलेंगे गति के जड़त्व के कारण यात्री एवं गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान रहता है। जितना वेग से हम लोग यहाँ ऊपर फेंके तो वही वेग ऊपर गया, उसमें दोनों वेग समान रहा, तो क्षैतिज वेग के कारण बोल देंगे गति के जड़त्व के कारण यात्री एवं गेंद दोनों की ओर एक समान वेग रहता है। अच्छा बोलो, जैसे देखता होगा ट्रेन से, जब अगर ट्रेन गति में है तो ट्रेन गति में होता है तो धीरे धीरे कोई भी एकाएक कोई उतरता है उसमें, देखिएगा ट्रेन के साथ साथ वह धीरे धीरे वह दौड़ता है। ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों होता है? कोई बोलो ले।
जब हम लोग ट्रेन से जब उतरते हैं ना तो वह देखेगा ट्रेन से उतरने के बाद यानी ट्रेन के साथ धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है। अगर तुम्हें कहा एक रुक जाएगा तो वह आगे की ओर तुम गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? यही जो ही अगर ट्रेन गति में है तो हम लोग ट्रेन से उतरते हैं तो मेरा शरीर भी किस अवस्था में रहता है? गति में रहता है। और जो ही हम पैर धरती पर रखते हैं तो मेरा पैर कौन अवस्था आ गया? विराम अवस्था में आ गया। लेकिन मेरा शरीर तो ऊपर का किस अवस्था में? गति में। तो बोलो एकाएक हम रुक जाएंगे तो आगे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? तो यही बोलेंगे गति के जड़त्व के कारण ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिया है, तो सभी उदाहरण मेन यही है गति के जड़त्व के कारण। जैसे लिखा है दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता। बोलो एकाएक हम रुक सकते हैं? तुम अगर उधर से बोलेंगे स्पीड से दौड़ते आओ, एकाएक बोलेंगे वहाँ कहेंगे बोलेंगे एक बोलेंगे रुक जाएगा, कोई एकाएक रुकेगा तो देखेगा एकाएक रुकेगा तो तुरंत रुकेगा, तुम आगे गिर जाओगे। या तुम एकाएक मोटरसाइकिल से आ रहे हो वहाँ पर 40 की स्पीड से, अब बोलेंगे एकाएक वहाँ पर रुकना है, एक बार तुम अगर ब्रेक लेगा देखेगा तुमको यहाँ सीधे नीचा से पलट जाएगा, उधर पलट जाएगा। होता है ऐसा? ये सब किसके कारण? तो बोलेंगे गति के जड़त्व के कारण ये हो जाता है। लेकिन उसी में देखेगा अगर कोई किसी कोई मोटरसाइकिल बैठा है और उसको तुम चला रहा है लेकिन वो कोई पीछा में बैठा है, एकाएक ब्रेक ले लेगा तो वो देखेगा तुम्हारे माथा में टकरा जाएगा वो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका निचल का जो भाग है वह गति में रहता है, लेकिन ऊपर वाला अवस्था क्या रहता है? वह विराम बना रहता है, इसीलिए वह ऊपर में टकरा जाता है। तो सभी देखो एक ही कारण है। सब क्या लिखेंगे? देखो ऐसा सब इसमें भी लिखे गति के जड़त्व के कारण। इसमें भी देखो कहीं लिखे होंगे गति में बना रहता है। फलस्वरूप नीचे लिखे जैसे चलती बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उस पर सवार व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं, किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण, देखो लिखा है ना, जड़त्व के कारण गति में ही बना रहता है। फलस्वरूप वह रुक जाती है और दिशा वह उस दिशा में रुक जाती है। कैसे कर रही है? उसके बाद ये एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाले गए गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है। इसका जवाब दे सकता हूँ क्यों ऐसे आता है? तो बोलेंगे गति के जड़त्व के कारण यात्री और गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान होता है। क्षैतिज रहता है जो जिस वेग से फेंका जाता है उसका वेग दोनों का, जिस वेग पर फेंका उसी वेग से गाड़ी में जा रहा है। अब ऐसे नहीं क्या मान लो यहाँ गाड़ी जिस समय हम फेंके हुआ 40-70 था और जो ही ऊपर गया उसके बाद हम 50 कर देंगे तब आएगा, तब नहीं। वह एक समान वेग होना चाहिए, जो लिखा है ना दोनों क्षैतिज वेग समान रहना चाहिए। समान रहेगा तो उसके हाथ में आएगा। ये हो गया। उसके बाद आप देखो अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। लेकिन द्वितीय नियम से पढ़ने से पहले एगो लिखाते हैं संवेग। लिखो संवेग क्या होता है? संवेग सब लिखो है। लिखो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा किसी वस्तु के द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग करते हैं। उसका संवेग कहते हैं। संवेग किसको बोलेंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान स्वतः लिखा थे ना, द्रव्यमान कैसा मात्रक सब भूल जाता तुरंत। द्रव्यमान की केजी नहीं था, किलोग्राम। उसके वेग मात्रक बोलो, वेग मतलब स्पीड मतलब चाल। जो चाल होगा वेग एक न हुआ। चाल कैसे मात्रक सब तुरंत अति हो जाता है। मीटर, चाल मीटर होता है। जल्दी बोलो। मीटर प्रति सेकेंड होता है, जैसे चाल की मीटर प्रति सेकेंड। संवेग देखो क्या होता है इसमें, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। संवेग को देखो पी से सूचित किया जाता है। जहाँ पी लिखा रहेगा समझ लेना क्या है? संवेग। देखो क्या लिखा है, इसका परिभाषा तुम यहाँ दे सकता है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। पी बराबर सूत्र हो जाएगा, द्रव्यमान को क्या बोले थे?
अगर मान लो केजी होता है, लेकिन उसको हम अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हम बोलेंगे एम लिख सकते हैं। द्रव्यमान एम हो, अगर वेग भी हो, इससे देखो सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, तो P बराबर एम भी इसका सूत्र हो जाएगा, याद रखना। द्रव्यमान बराबर संवेग बराबर क्या जाएगा, तो द्रव्यमान गुना वेग नहीं, द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को दोनों गुणन किए हैं। बोलो इसका संवेग, बोलो इसकी कौन राशि है, संवेग कौन सी राशि है? क्यों बात नहीं समझ दिया? तो संवेग बोलो कौन राशि है? अरे लगा रे, बोले इधर देख रहा है उधर। संवेग एक सदिश राशि है। बोलो इसका मात्रक को बता रहे, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा? एम मतलब यह द्रव्यमान है, एम मतलब द्रव्यमान, समझ जाना। किसी का द्रव्यमान मान लिया कितना, द्रव्यमान मतलब वजन, किसी वजन मान लिया, अगर अंक रहता तो हम अंक लिखते, हम द्रव्यमान मान लिया, क्या मान लिया, एम। उसका वेग क्या है, भी। तो बोलो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? किसका ऐसा मात्रक? मेरा ऐसा मात्रक किसका? संवेग, यहाँ लिख देना संवेग। संवेग का ऐसा मात्रक, इसको बोलो जल्दी रे, इसका संवेग ऐसा मात्रक निकालो। कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ नहीं देख रहा है, संवेग मतलब क्या है, संवेग का द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसा मात्रक, द्रव्यमान कैसा मात्रक, किलोग्राम। हम इसको द्रव्यमान को हम एम से यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इसके बदला हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं। यह क्या वेग, वेग कैसा मात्रक बोलो, अभी तुरंत बताए थे, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, या लिख देंगे मीटर और प्रति, इसे नहीं लिख सकते हैं। बोलो संवेग कैसा मात्रक क्या होगा, बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसे नहीं बोल सकते हैं। के मतलब, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, के मतलब किलोग्राम, एम से मीटर, ये किसका चिन्ह है, प्रति, ये एस मतलब सेकेंड। आप बोल सकता है इसका, बोलेंगे संवेग कैसा मात्रक क्या होगा, बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड, या नहीं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग समझ गया ना क्या होता है? एक्स्ट्रा देख लिखो तो, किसी वस्तु, ये लिख लिया बोला, देखो किसी वस्तु की विराम या गति, किसी वस्तु विराम या गति, गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक
देखो यार, संवेग में क्या क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पर। संवेग किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, उसका द्रव्यमान जितना होगा उसका वेग जितना होगा, दोनों को गुना कर देंगे तो उससे क्या क्या मिलेगा? तो संवेग नहीं मिल जाएगा। तो संवेग उसे क्यों बोलेंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग गुणनफल को उसका संवेग करते हैं। अब देखो इसमें संवेग में क्या क्या चीज बोलेगा, संवेग किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ देखो लिखे हैं, किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल। किसी वस्तु को बोलो गति बनाने के लिए या विराम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस पर एक बल लगाना पड़ेगा। बल रहेगा तो देखो है लिखे हैं, यानी किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। ये दोनों पर निर्भर करेगा। उसका मतलब वजन कितना है, उसका वेग कितना है, कितना जो हम बल लगाएं, इस सभी पर निर्भर करेगा। तो आज बोलो जैसे हम बोलेंगे अभी 50 केजी है, लेकिन ये मान लेते हैं अभी आज 50 केजी है, तो बोलो कल अब हम कितना केजी हो जाएंगे? कल 60 केजी हो जाएगा, और फिर परसों कितना हो जाएगा? 70 केजी। इसी ऐसे 10 बढ़ते जाएगा। अरे मानेंगे आज चलो अभी शुरू हुई, अभी मान लेते हैं 9 बजे, 9:0 है, 9 बजे तुम 50 केजी को है, और उसके बाद बोलेंगे कि 10 बजे अब तुम कितना केजी हो जाएगा? 60 केजी। उतना ही लाएंगे। तो केजी क्या है बोलो? घट जाइए। अरे घट जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे तुम घट रहा है। 50 किलो खाना को खाया करो। 50 केजी है, उसके बाद अभी देखो यहाँ 50, इसमें देखो क्या इसमें बढ़ रहा है, क्या क्या चीज हो रहा है इसमें? तो इसका बोलो द्रव्यमान क्या? द्रव्यमान कोई प्रभाव पड़ा इसमें? अरे यहाँ देखो द्रव्यमान मतलब ये ना वजन, वजन इसी को बोलेंगे। द्रव्यमान कोई प्रभाव पड़ा? देखो इसके बाद देखो न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम देखो, इसका द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम में दिया है, यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। समानुपाती तुम इससे पहले 8वां पढ़ा था, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती मैथ पढ़ा था ना। यह 11.1 और 2 में यही था, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब बोलो क्या होता है? रे कहाँ ध्यान सुन रहा है? समानुपाती मतलब बोलो खड़ा हो जा रहे, बोलो समानुपाती क्या होता है? इससे पहले 8वां पढ़ा चुके हैं सबको। बोलो मोनिका तुम, समानुपाती क्या होता है? मतलब आगे पढ़ते जा रहा है फिर पीछे भूल रहा है सब। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है? मैथ में बता दिए थे। कोई बोलो जल्दी, कोई बोलेगा? सब लगता है बैल यहाँ बैठा है। अरे किसी कोई नहीं बोल सकता है, बोलेगी तुम। समानुपाती क्या होता है इसके बारे में बोलो। कोई बोलो जल्दी, इसको मालूम है समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? सही भुजा बराबर हो, ये अथी आ रहा है, सही भुजा वर्ग आ रहा है। जल्दी बोलो। समानुपाती, समान अनुपात बोला। देखो समानुपाती, जैसे बोलेंगे एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं 5 रुपया, तो 2 कलम मूल्य क्या रुपया? 3 कलम मूल्य क्या रुपया? 4 कलम मूल्य 5 कलम कितना होगा? 6 कलम का मूल्य 8 कलम का मूल्य 8 कलम का 80। तो ये देखो ये क्या आ रहा है? समानुपाती उसी बोलेंगे। अगर एक वस्तु का दाम बढ़ रहा है तो दूसरे का भी अगर दाम बढ़ेगा उसको बोलेंगे समानुपाती। समझिए समानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती उसको बोलेंगे, एक वस्तु का दाम अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वस्तु का दाम अपने घटेगा। जैसे बोलेंगे यानी 10 आदमी किसी काम को वह 20 दिन में करता है। ध्यान सुनो रे, अगर बोलेंगे 10, व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 10 आदमी किसी काम को मान लेते हैं 100 दिन में करता है। कितना दिन लगता है? देखो अभी सब कैसे गलती कर, बोलो तुम मोनिका बोलो। ये 10 आदमी मिल करके कोई एक काम करता है। अब काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुर्सी बनाना। क्या हो रहा है?
10 आदमी किसी काम को 100 दिन करता है, नहीं सुन रहा है? फिर अभी यहाँ आएंगे ना तो वहाँ पर नहीं सुनता है, एक बार बोले तो उठ बैठ करवा देंगे ना तब पता लगेगा। कुछ नहीं होता है, उठ बैठ कुछ नहीं रहता। एक बार जब करवाएंगे ना वहाँ स्कूल में, जब उठ बैठ करवाते हैं ना तो तब उसको पता लगता है कि उठ बैठ कैसे होता है। ये लगता है 5 बार करा देंगे तुमको। 10 आदमी बोलो, 10 आदमी किसी काम को 100 दिन करता है तो एक आदमी उस काम को कितना दिन करेगा? अभी उसको बोलने तो अभी देखो कितना 1000 दिन हुआ। अभी सब बोलता है 10 दिन, 10 दिन करेगा। जितना भी ये कम से कम एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तब नहीं। एक आदमी अगर मान लो काम कर 10 को आदमी मिलता है तब वह 1 दिन करता है। एक आदमी करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा कि ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा तो 1000 हो जाएगा। क्योंकि बोले 10 आदमी किसी काम को करता है तो वह 100 दिन लगता है। जैसे अभी एगो मजदूर को बोलेंगे, वो कहें मिट्टी, उसको बोलेंगे मिट्टी भरना है तो उसको बोलेंगे ये मिट्टी 10 मजदूर है, वह बोलेगा हम 100 दिन में भर देंगे। तो उसमें अगर अकेले एगो ही आदमी आएगा तो उसको भरने में कितना दिन लग जाएगा? 1000 दिन नहीं लग जाएगा। क्योंकि 10 आदमी मिलकर काम करता है तो उसको 100 दिन लगता है। तो एक आदमी करेगा तो और ज्यादा समय लगेगा तो कम ज्यादा लगेगा। इसी को बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती समझ गया? समानुपाती अगर एक वस्तु का दाम बढ़ रहा है तो दूसरे वस्तु का दाम बढ़ेगा, उसको बोलेंगे समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती उसको बोलेंगे एक वस्तु का दाम अगर इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो उससे आगे वस्तु क्या होगा? घटेगा। बैठो तुम बोलो रे, खड़ा हो जाओ। इसका बाल देखो ना कैसे कटाया है। यहाँ इससे अच्छा पूरा यहाँ दोनों तरफ छिला लेता है, नहीं होता सही। खाली आगाम देखो, आगाम रखा है। लड़ाई होगा ना तब उसको कोई ऐसे पकड़ना, सीधे ऐसे करके तब उसको पकड़ तब उसको बताना होगा। चलो देखो यहाँ 10 आदमी मिलकर कितना दिन करेगा? 100 दिन में। तो अब हम बोलेंगे इसमें बोलो 20 आदमी उसका कितना दिन करेगा रे? बोलो मूर्खा वाला कम से कम दिमाग लगा रे, बोलो जल्दी। कोई मूर्खो आदमी बोल देगा, जल्दी बोलो। 10 आदमी कोई काम को 100 दिन करता है, 20 आदमी क्या दिन में? अरे क्यों बोला उसको? 2000 दिन में। तुम ही खड़ा हो जाओ, बोलो 200 दिन बोलो। 10 आदमी मिलकर 100 दिन, 20 आदमी कितना दिन करेगा? 200 दिन। तुम बोलो रे 2000 मारेंगे हम 2000 किसे बार? 50 दिन होगा। बोले ना आदमी जितना अगर बढ़ाएंगे तो काम घटेगा ना रे। अगर जैसे तुमको घरे बनाना है तो जल्दी में बनाते हैं तो हम आदमी को कम कर देते हैं। अरे जब तुमको घर अगर बनाना है तो आदमी की संख्या घटा देता है। आप बोलेंगे जैसे वो घर बनाएगा, एगो मिस्त्री है, मिस्त्री बोलेंगे उसको बालू सीमेंट भी मिलाने के लिए, और उसी बोलेंगे ईटा ढोकर लाने के लिए, और उसी बोलेंगे करने के लिए, तो उसको ज्यादा दिन लगेगा कम दिन? अगर उसी में बोलेंगे एगो मिस्त्री अलग रहेगा, फिर ईटा ढोने वाला अलग रहेगा, उसके बाद बालू सीमेंट मिलाने वाला अलग रहेगा, तो आप देखो दिन व्यक्ति संख्या बढ़ गया तो दिन संख्या अब क्या होगा? कम नहीं हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। बैठ जाओ। खड़ा होने में सब तुरंत खड़ा हो जाता है, शर्म नहीं लगता है कि हम खड़ा हो गए हैं, सीधे और हंसता है। न्यूटन का द्वितीय नियम यही कहता है, यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। समानुपाती समझ गया? बल के क्या होगा? समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह इस तरह से होता है। तो यानी किसी वस्तु के संवेग की दर बल के समानुपाती है। बल को हम लोग किससे सूचित करेंगे? बल को किसे सूचित किया जाता है? किससे? एन न्यूटन हो गया, उसका मात्रक सूचित किसे करेंगे? उसका मात्रक हो गया न्यूटन। तो सूचित करेंगे एफ से। एफ मतलब नहीं बोले फोर्स, फोर्स मतलब बल। तो एफ समानुपाती किसके होता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन दर बल के समानुपाती होता है। संवेग को बोलेंगे भी। तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा? भी। यह हो गया। आप बोलेंगे इधर जितना हम जो ही इसको हटाते हैं उसके मतलब ये कहता है नियतांक आता है इसमें। ये वाला समझ नहीं गया? ये किसी वस्तु, इसको यही जो भाषा में लिखा है वही यहाँ तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। किसी वस्तु के संवेग, संवेग देखो भी हो गया, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। देखो नहीं हो गया? किसी वस्तु के संवेग बल के समानुपाती होता है। देखो परिभाषा नहीं लिखा है। किसी वस्तु बोलेंगे किसी वस्तु का वेग, कोई भी वस्तु हो सकता है, या मोटरसाइकिल चला रहा है उसका भी वेग होगा कि नहीं होगा? कोई तुम पत्थर फेंक रहा है उसका भी वेग होगा। किसी वस्तु का वेग बल के समानुपाती होता है। यही है न्यूटन का द्वितीय नियम, याद रहेगा। बोलेंगे किसी वस्तु का संवेग
भी मतलब नहीं बताते, संवेग या वेग बोले थे, किसी वस्तु का संवेग बल के समानुपाती होता है। देखो इतना में ही क्या इसका न्यूटन का द्वितीय गति नियम हो गया, याद रहेगा ये वाला। अगर एक वस्तु का दाम बढ़ाएंगे तो दूसरा वस्तु का दाम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इधर घटाएंगे तो इधर भी घटेगा। जैसे बोलेंगे 10 कलम का मूल्य है 100 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य कितना, पहले 10 कलम का मूल्य 100 रुपया, पहले देखो 10 है, उसके बाद 10 को कलम नहीं 10 कलम का मूल्य 100 रुपया। अब हम कलम संख्या घटा देते हैं, बोलते हैं 1 कलम का मूल्य। अब देखो 1 कलम संख्या घटा दिए तो रुपया भी क्या होगा, घट जाएगा। तो वही होता है इसका समानुपाती होता है, ये लिखो ही। तो इसी में देखो परिभाषा है, न्यूटन के द्वितीय नियम बोलेगा। न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है, तो बोलेंगे यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी बल के यानी फोर्स मतलब बल हुआ, बल के समानुपाती होता है। इसको देकर परिभाषा बता सकता है, तो नहीं बोल सकता है। खाली बोल देंगे किसी वस्तु के संवेग भी हुआ, या किसी वस्तु के संवेग यानी संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। लिखो यहाँ तक। संवेग को किससे सूचित किए थे, संवेग किससे सूचित किए थे, यहाँ भी नहीं लिखे थे। संवेग किससे सूचित किए थे, पी नहीं लिखे थे। वेग को भी इससे पहले तो पहले अध्याय सब लिखा दिया है किसको किससे सूचित किया जाता है। इसको रहने तो इसको हम कल बताएंगे। इससे एक सिद्ध होगा, तो बोलेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होगा, इससे एक सूत्र प्राप्त होगा, जिसको बोलेंगे व्यंजक बोलेंगे। स्टार्ट एक लिख लो, न्यूटन के द्वितीय नियम से, अभी बोलो हम इससे पहले जो पढ़े थे संवेग पढ़े थे ना, तो P बराबर क्या आया था, P बराबर सूत्र क्या लिखा अभी निकाले थे, एम भी निकाले थे ना। तो एम भी देखो क्या हो गया, सूत्रण हो गया। तो बोलेंगे कि न्यूटन के द्वितीय नियम से किसकी प्राप्ति होती है, तो व्यंजक को ही बोला जाता है, सूत्र बोलेंगे। तो बोलेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से सूत्र की प्राप्ति होती है, या नहीं तो व्यंजक की प्राप्ति होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से सूत्र या व्यंजक की प्राप्ति होती है। और न्यूटन के प्रथम नियम से बोलो, छोटू तुम बोलो तो, न्यूटन के प्रथम नियम से क्या चीज मिला था, न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त मिला था, क्या हुआ था, सब लिखा दिया, अभी तो नहीं बोले थे फिर। द्वितीय नियम से व्यंजक, और न्यूटन के प्रथम नियम से गति। मारेंगे हम न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिला था, ये सब जब तक तो अपने माइंड में कुछ भी याद नहीं रखेगा तो सिर्फ यहाँ पढ़ने से क्या फायदा हुआ है, गति जड़ नहीं, बल की परिभाषा नहीं मिला था। इससे पहले लिखाए थे ना, देखो इसमें लिखाए थे न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिला था, बोले ना अगर कोई वस्तु यानी विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, अगर वह गति में है तो गति में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यही लिखा थे, यही था न्यूटन का प्रथम नियम। और इसी को बोलेंगे जड़त्व का नियम, या इसी को बोलेंगे गैलीलियो का नियम। क्यों गैलीलियो का नियम बताए थे, क्योंकि जड़त्व की खोज किसने किया था, जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताए थे, इसीलिए उसको बोले थे। उसके सम्मान देने के लिए न्यूटन ने बोल दिया कि यह खोज किया था, गैलीलियो ने खोज किया था, इसीलिए उसके सम्मान में तो न्यूटन के प्रथम नियम को बोल दिया या गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का जन्म कब हुआ था, गैलीलियो का जन्म कितना 1564, मृत्यु 1642। लेकिन न्यूटन का जन्म 1642 है, 1700 सही है, 1727 मृत्यु हुआ। तो बोले इसका मृत्यु हुआ जिस दिन, उस दिन न्यूटन का जन्म हो गया था। बेटा कल इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, जैसे इसका सूत्र भी बता दे ना, इसी तरह से कल याद कर लेना, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग जो इस बारे में बता थे ना, उसको पढ़ गया ना।